हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। सो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो अगेन एक MCQ बेसिस रहने वाली है। जो MCQs वगैरह आपके एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, और साथ ही साथ में हम इन MCQs के साथ में हमारी RNCC की वेबसाइट पे, RNCC की ऐप पे टेस्ट सीरीज़ भी हम रन कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम जैसे जिपमेर, RML, PGI और स्टेट CHO इन सभी का जो टेस्ट सीरीज है वो हम हमारी वेबसाइट पे या और ऐप पे कंटिन्यू कर रखा है। तो आप उसको भी सोल्व आउट करके अपनी प्रिपरेशन का पता लगा सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके, शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज द प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ रूमेटिक फीवर इन चिल्ड्रन। रूमेटिक फीवर की कंडीशन अगर चिल्ड्रंस में हो रही है तो इसका क्या प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन हो सकती है। लाइक बेबीज के अंदर क्या प्रीवियस में ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से अभी बेबी के अंदर, जो चाइल्ड्स के अंदर रूमेटिक फीवर हुई है। ओके, सो ऑप्शंस में क्या दिया गया है, फेरिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, राइनाइटिस या फिर कॉन्ड्राइटिस। ओके, सो इन ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन है जो कि रिकरेंस अगर होगी पेशेंट को तो आगे जाके वो रूमेटिक फीवर कोज करवा सकती है। ठीक है, सो अब रूमेटिक फीवर जो है वो किस प्रकार की होती है, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ओके, रूमेटिक फीवर एक ऑटो इम्यून डिजीज है ड्यू टू इनएडुक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन एंड स्कारलेट फीवर। ठीक है, अब जब इन दोनों कंडीशंस को जो इनका जो प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं होता है, सो ये कंडीशन जो अगर रिकरेंट पेशेंट में हो रही है सो आगे जाके ये कोज करवा सकती है रूमेटिक फीवर। थ्रोट इन्फेक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, फेरिंजाइटिस। ओके, फेरिंजाइटिस की कंडीशन अगर चिल्ड्रंस में हो रही है तो आगे जाके रूमेटिक फीवर कोज करवा सकती है। तो यहाँ पे क्या पूछा, प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन पूछी है, फेरिंजाइटिस भी अपने ऑप्शंस में है, तो अब क्या क्या हो जाएगा राइट अपना, फेरिंजाइटिस। अभी रूमेटिक फीवर कहाँ अपना जो वर्क करती है, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम करती है। सो rheumatic fever do inflammation especially in heart, blood vessels and joints। ठीक है, इन सब कंडीशंस के अंदर यहाँ पे जो रूमेटिक फीवर है वो इन सभी को अफेक्ट करती है। सो अब इन ये सब चीजें अफेक्ट हो गई तो क्या साइन सिम्टम हमारे पास में आएगा, साइन सिम्टम हमारे पास में आएगा आर्थराइटिस की कंडीशन होना, कार्डाइटिस की कंडीशन होना, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स यहाँ पे जो है वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। इसके बाद में इरिथीमा मार्जिनेटम। ठीक है, इरिथीमा मार्जिनेटम क्या होता है कि स्किन वगैरह उसके अंदर क्या रेडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इरिथीमा मार्जिनेटम। थोड़ा ऐसे डॉट 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 जैसे हमें स्किन देखने को मिलती है इन कंडीशंस के अंदर। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, फेरिंजाइटिस। और रूमेटिक फीवर को भी अपन ने शॉर्ट के अंदर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस का मतलब हो गया ईयर इन्फेक्शन, मीडिया का मतलब जब इन्फेक्शन हो कहाँ हो जाए, मिडल ईयर के अंदर हो जाए। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे ओटाइटिस मीडिया। राइनाइटिस अपन किसको बोलेंगे, राइनाइटिस अपन बोलेंगे इन्फेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी बोल दो या फिर नोज बोल दो। ठीक है, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, राइनाइटिस। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, कॉन्ड्राइटिस। कॉन्ड्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ कार्टिलेज कनेक्ट टू रिब टू ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेनम। ठीक है, स्टेनम को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन। एग्जाम में आ सकता है, शीशो जैसे एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेस्ट बोन किसको कहते हैं, तो वो होती है स्टेनम। ठीक है, तो कॉन्ड्राइटिस क्या हो गया कि जो रिब्स एंड जो ब्रेस्ट बोन वाले कार्टिलेज के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ड्राइटिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रूमेटिक फीवर या फिर रिकरेंट फेरिंजाइटिस। ठीक है, इन दोनों का कोज क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस।
ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि रूमेटिक फीवर या फेरिंजाइटिस रिकरेंट हो रहा है तो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहने वाला है फेरिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन एन इन्फेंट बाय विच मंथ। जो बेबी का जो हेड कंट्रोल है वो कौन से मंथ के अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ या फिर 6 मंथ में। सो हेड कंट्रोल जो है वो डेवलप हो जाता है 3 मंथ के अंदर, कंटिन्यूसली डेवलप हो जाता है। जबकि अगर एग्जाम के अंदर आपको जो ड्यूरेशन पूछ ले तो 2 to 3 मंथ, ठीक है। अब अगर एक करेक्ट करना है तो अपने क्या करेंगे, थर्ड मंथ, क्योंकि थर्ड मंथ आते आते सभी बेबीज के अंदर हेड डेवलपमेंट, जो हेड कंट्रोल का डेवलपमेंट है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। सो प्रायोरिटी वाइज इसका अपन क्या आंसर देंगे, 3 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। अगर आपसे रेंज पूछे तो 2 to 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑन सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। एक सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे में क्या है, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई है। विच इज द सुटेबल मेथड फॉर फीडिंग। अभी इस कंडीशन में क्या है, बेबी को फीडिंग करवाने का सुटेबल मेथड कौन सा है, ठीक है, कप, स्ट्रो, रबर टिप सिरिंज या फिर लार्ज होल्ड निपल, ठीक है। सो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अपने जो बेबी के अंदर बर्थ डिफेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जो बेबी में अगर कुछ किसी प्रकार के बर्थ डिफेक्ट पाए जाते हैं या फिर इनको क्या बोल सकते हैं अपन, कंजेनाइटल डिफेक्ट, ठीक है। तो ये क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप क्या होता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट या फिर बर्थ डिफेक्ट अपन इनको बोल सकते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अपना क्लेफ्ट पैलेट एंड दूसरा होता है अपने पास में कौन सा, क्लेफ्ट लिप। यहाँ पे अगर पैलेट मीन्स जो ओपनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है, जब अपन बेबी का माउथ को अपन देखते हैं तो यहाँ पे क्या कि जो रूफ के ऊपर साइड में, ठीक है, जो माउथ के रूफ को अपन क्या बोलेंगे, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। यहाँ पे क्या होता है, जो हार्ड पैलेट का कंप्लीटली फ्यूजन नहीं हो पाता है, कंप्लीटली फॉर्मेशन और फ्यूजनिंग उनकी नहीं हो पाती है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट पैलेट। और क्लेफ्ट लिप के अंदर क्या होता है कि जो अपने को अपर लिप के अंदर या फिर जो है साइड के अंदर, यहाँ पे साइड अपर लिप के अंदर यहाँ पे कंप्लीटली फ्यूजन नहीं मिल पाता है, वहाँ पे अपने को कट दिखता है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। अब क्लेफ्ट पैलेट की जो है इनके जो डेवलपमेंट कब हो जाता है, 9 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, 9 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप होने के। सबसे पहले तो अगर वो मदर क्या है, वो डायबिटिक है, ठीक है, डायबिटिक, इससे ये रिस्क फैक्टर से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, डायबिटिक मदर है। दूसरा टॉर्च इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन अगर मदर को है तो इस कंडीशन में भी क्या है कि जो क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप की जो आगे जाके बर्थ डिफेक्ट जो है वो बेबी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब इससे क्या क्या साइन सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन डिजीज कंडीशन से, इन प्रॉब्लम से, बर्थ डिफेक्ट से। यहाँ पे अपन देखने को मिलता है डिफिकल्टी इन फीडिंग, डिफिकल्टी इन फीडिंग। सेकेंड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रोथ रिटार्डेशन। थर्ड यहाँ पे अपने क्या देखने को मिलेगा, ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो यूस्टेशन ट्यूब वगैरह से यहाँ पे क्या इन्फेक्शन ईयर तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ओटाइटिस मीडिया, ओके। क्लेफ्ट लिप के अंदर तो क्या होता है कि कंप्लीटली फ्यूजन नहीं हो पाता है, फ्यूजन इनकम्प्लीट, ठीक है। शॉर्ट में अपन रिव्यू कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, कंप्लीटली मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, क्लेफ्ट पैलेट की यहाँ पे क्या हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव में सर्जरी हुई है। तो अब सर्जरी क्लेफ्ट पैलेट के लिए कौन सी सर्जरी करते हैं, इस यहाँ पे सर्जरी करते हैं। सर्जरी का एग्जाम में क्वेश्चन आता है पैलेटोप्लास्टी, ओके, पैलेटोप्लास्टी सर्जरी करते हैं। और ये कब करते हैं, 10 to 12 मंथ के ऊपर, जो अपन 10 to 12 मंथ के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे सर्जरी करते हैं। 10 to 12 मंथ पे क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक क्या है, बिफोर स्पीच प्रोडक्शन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 10 to 12 मंथ से पहले सर्जरी करना क्यों जरूरी रहता है, क्योंकि यहाँ तक क्या होता है, बेबी के अंदर स्पीच प्रोडक्शन नहीं हो पाता है कंप्लीटली। सो इसलिए इसको किससे बचाने के लिए, नेजल स्पीकिंग से, ठीक है, नेजल स्पीकिंग से बचाने के लिए यहाँ पे क्या 10 to 12 मंथ पे क्या कर देते हैं, पैलेटोप्लास्टी कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं क्लेफ्ट लिप की। अब क्लेफ्ट लिप के अंदर अपन कौन सी सर्जरी करते हैं,
क्लेफ्ट लिप के अंदर सर्जरी करते हैं चैलोप्लास्टी। चैलोप्लास्टी जो है अपन क्लेफ्ट लिप के अंदर सर्जरी करते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। आप जब क्वेश्चन सेशन सोल्व करोगे ना आप अपने खुद से प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन, तब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और चैलोप्लास्टी अपन कब करते हैं, इसका भी एक टाइम दिया गया है, विद इन 6 मंथ के अंदर जो है वो चैलोप्लास्टी की सर्जरी हो जानी चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है यहाँ से कि क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करने से पहले अपन एक रूल देखते हैं। ठीक है। वो क्या रूल है, रूल ऑफ 10। ठीक है। रूल ऑफ 10 जो है वो किसके लिए फॉलो करते हैं, क्लेफ्ट लिप के लिए फॉलो करते हैं। इस रूल के अंदर क्या होता है कि कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं, एज, वेट एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये तीनों जो क्राइटेरिया हैं ये कुछ सर्जरी करने से पहले बेबी के इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एज होनी चाहिए 10 वीक की। ठीक है। 10 वीक की मिनिमम एज होनी चाहिए। उसके ऊपर वेट जो है वो 10 पाउंड का जो वेट तो है वो होना ही चाहिए बेबी का। इसके बाद में हीमोग्लोबिन है वो 10 ग्राम पर DL तो होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है। 10 10 10 तो ये हो गया रूल ऑफ 10। ओके। ये किसके लिए फॉलो करते हैं अपन, क्लेफ्ट लिप के लिए फॉलो करते हैं। अब जब सर्जरी हो जाती है इसके बाद में, तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, लोगन बो की यूज में करते हैं, ताकि यहाँ पे सूचर वगैरह, स्टिचेस वगैरह को उनको बचाने के लिए। ठीक है। प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन। ओके। उसके लिए लोगन बो की आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है। लोगन बो यूज करते हैं। लोगन बो क्या होता है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन क्या करते हैं, लिप के पास में यहाँ पे चिक के पास में लगाते हैं, ताकि यहाँ पे जो लिप्स की जो स्टिचेस हुए हैं उसको ब्रेक डाउन होने से बचाता है। ठीक है। साथ ही साथ में लोगन बो का यूज करने के बाद में क्या करते हैं, एल्बो स्ट्रेन जो है वो भी एल्बो रीस्ट्रेन। ठीक है। एल्बो रीस्ट्रेन क्या होता है कि अपनी जो ट्रैक्शन वगैरह लगा के ये सब क्या है, रीस्ट्रेन करते हैं। रीस्ट्रेन मतलब जो लाइक किसी जो पर्सन है, ठीक है, अगर उसके नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डाली हुई है तो उसको क्या वो बार बार उसको निकाल रहा है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, रीस्ट्रेन का यूज करते हैं। ठीक है। तो एल्बो रीस्ट्रेन का भी अपन यूज कर सकते हैं बेबी के लिए। ओके। नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चन और अपन साथ में बात कर लेते हैं कि ठीक है, टाइप्स ऑफ रूल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया रूल ऑफ 10, तो किसके लिए हो गया, क्लेफ्ट लिप के लिए। अपने जो नर्सिंग के अंदर जो एग्जाम्स के अंदर रूल पूछते हैं वो अपन सारे रूल अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है रूल ऑफ 10, इसके बाद में एक होता है रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 किसके लिए करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर डिलीवरी। कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर डिलीवरी, इसके अंदर क्या होता है, 6 मंथ तक तो क्या होता है, अगर कॉन्ट्रासेप्शन के जो प्रोसेस है वो 6 मंथ तक एक्टिव रहती है। किस में रहती है, जो मदर जो है वो क्या करवाती है, लैक्टेटिंग करवाती है। ओके, लैक्टेटिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसको मदर को। क्या है कि ऑटोमेटिकली नेचुरली वो वहाँ पे क्या है 6 मंथ का कॉन्ट्रासेप्शन होता है। ठीक है, जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो जो मदर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती 6 मंथ तक। ओके, और जो नॉन लैक्टेटिंग मदर है वो यहाँ पे क्या 6 वीक तक जो है उसका कॉन्ट्रासेप्शन रहता है। ठीक है, 6 वीक बोल दो या फिर 1.5 मंथ बोल दो। ठीक है, ये यहाँ पे दो आपके एमसीक्यूज यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रूल ऑफ 6 के साथ में 2 एमसीक्यूज भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट अपन रूल बात कर लेते हैं, रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 किसके लिए होता है, बर्न इन एडल्ट। एंड रूल ऑफ 5 किसके लिए होता है, चाइल्ड के अंदर बर्न होता है, उसको अपन किस में यूज में लेते हैं, रूल ऑफ 5। इसके बाद में एक और रूल होता है रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 तो अपन पढ़ लिया था क्लेफ्ट लिप। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं रूल ऑफ 15। रूल ऑफ 15 की अपन बात कर लेते हैं सस्पेक्टेड हाइपरग्लाइसेमिक रिएक्शन में अपन रूल ऑफ 15 देखते हैं। सस्पेक्टेड हाइपरग्लाइसेमिक रिएक्शंस। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या कैसे करते हैं, रूल 15। ठीक है, इसके बाद में एक और रूल आता है रूल ऑफ 20। ये किसके लिए होता है, ये होता है डेंगू के लिए। इसके बाद में और रूल आता है रूल ऑफ 30। ये एक बार में क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है। ये होता है पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए क्या देखते हैं अपन, रूल ऑफ 30। ओके, ये कुछ प्रकार के रूल है जो अपने नर्सिंग एग्जाम के अंदर पूछते हैं। अब इस क्वेश्चन के अपन आंसर के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे जब किसी पेशेंट की जो पैलेटोप्लास्टी हो रखी होती है तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कप का मेथड करते हैं। ठीक है, कप मेथड अपन जो कप से फीडिंग करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है वो जो पैलेटोप्लास्टी हो रखी है उसको किसी प्रकार की इंजरी ना हो। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपना कप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीनिंग स्टार्ट्स एट, जो वीनिंग की प्रोसेस है, ब्रेस्ट फीडिंग से जब अपन फूड देना शुरू करते हैं बेबी को, जिसको अपन बोलते हैं वीनिंग करना, तो वीनिंग स्टार्ट एट विच मंथ ऑफ, ठीक है, 12 मंथ, 6 मंथ, 15th मंथ या फिर 9th मंथ पे। सो वीनिंग जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ पे जो है वो अपन बेबी को वीनिंग स्टार्ट करवाना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोनेट्स कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, ठीक है, आप सभी ने एडल्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट का तो आपने को पता ही होगा, बट इसमें अपने को पूछा है जब नियोनेट का अगर सीपीआर करना होता है तो यहाँ पे अपन कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो कितना रखते हैं, 1:1, 1:2, 1:3 या फिर 1:4। सो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, चेस्ट एंड ब्रीथिंग का जो है वो पैटर्न अपने जो उसको प्रोवाइड करवाते हैं, किसको, जिसको भी कार्डियक जो अरेस्ट वगैरह हुआ है, इसको अपन क्या करते हैं, ये चेस्ट एंड कंप्रेशन एंड ब्रीथिंग की जो प्रोसेस अपन करवाते हैं। अब इसके अंदर एडल्ट में अपन कितना रखते हैं, एडल्ट के अंदर अपन रखते हैं 30:2। ओके, चाहे रेस्क्यूअर सिंगल हो चाहे रेस्क्यूअर डबल हो। ओके, अब यहाँ पे अपने क्या पूछा है, नियोनेट का पूछा है। अब नियोनेट के अंदर अपन क्या करते हैं, नियोनेट के अंदर अपन वेंटिलेशन जो ब्रीथिंग और जो कंप्रेशन का अपन रेशियो रखते हैं वो रेशियो रखते हैं 1:3। ओके, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो पूछा है अपने को यहाँ पे, सो 3:1 का अपने को जो है वो नियोनेट के अंदर वो रखना होता है अपने को रेशियो। ओके, चाइल्ड के अंदर अगर पूछ ले तो चाइल्ड के अंदर होता है 30:2, ठीक है। अब जब अगर इन्फेंट की बात कर लेते हैं अपन, इन्फेंट के अंदर अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तब भी 15:2 और डबल रेस्क्यूअर है तब भी अपन क्या करेंगे, 15:2 का ही यहाँ पे अपन फॉलो करेंगे। ओके, इन्फेंट के अंदर जब अपन चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो अपन क्या रखते हैं, 15:2 इन्फेंट को अपन सीपीआर देते हैं। और नियोनेट का अपने को पूछे तो अपन क्या कितना देंगे, 3:1 या फिर 1:3। यहाँ पे जो कंप्रेशन का पहले आएगा, कंप्रेशन वेंटिलेशन है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर ये थोड़ा चेंजेस करना है अपने को। सबसे पहले अपने क्या पूछा है, कंप्रेशन फिर वेंटिलेशन, मीन्स कंप्रेशन कितना हो जाएगा, 3+1 वेंटिलेशन, ठीक है, एक ब्रीथिंग। सो ये यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, इसकी जगह रहेगा 3:1। अगर 1:3 पूछा है तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले वेंटिलेशन कंप्रेशन रेशियो पूछेगा, ठीक है। सो एग्जामिनर अपने को कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लंग कैपेसिटी इन ए न्यूबॉर्न इज, न्यूबॉर्न की टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 100 ml, 350 ml, 500 ml या फिर 150 ml। सो न्यूबॉर्न की जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो होती है 150 ml। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर अपने क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बाद में अपने को पूछ ले कि यहाँ पे नॉर्मल IRV कितना होना चाहिए, 3300 ml। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अपने को पूछ ले रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एडल्ट की बात एडल्ट का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होना चाहिए एडल्ट का, 1200 ml, ठीक है। ये कुछ और अपने को यहाँ पे जो वैल्यूज है वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड यूजिंग, जो EDD है, अपन जब मदर प्रेग्नेंट होती है तभी अपन डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इनका जो मंथ है वो ये मंथ रहेगा और इनकी डेट है वो इस डेट के अराउंड रहने वाली है, ओके। सो अपन ये कैसे पता लगा पाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन है, अपन इसको किसने दिया था, ठीक है, इसका बारे में पूछा गया। मैकडोनाल्ड रूल, निगल्स रूल, रूल ऑफ 9 या फिर डॉन फॉर्मूला। सो जो निगल्स है उसने क्या किया था, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए आप एक फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, निगल्स रूल। अब इसके अंदर क्या होता है, EDD अपन कैसे देखते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है वो भी अपन बात कर लेते हैं। वो है डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड +-7 days +9 कैलेंडर मंथ, ठीक है। प्लस माइनस अपन ने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि किसी मंथ के अंदर 31 डेज होते हैं, लाइक एंड फेब में जैसे 28 डेज हो गए। सो यहाँ पे +-7 अपन उसके आधार पे अपन एक क्या करते हैं, डेट अपन को देखने को मिलती है, ओके।
सो यहाँ पे क्या, ये अपना नीगल्स रूल होता है। इसको क्या है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज, ओके, प्लस यहाँ पे 7 डेज प्लस 9 मंथ ऑफ, जो 9 मंथ को अपन बाद में ऐड करते हैं, ओके। तो इससे अपन एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी अपन इसे ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड कैन कॉपी ए सर्किल एट, ठीक है। एक जो चाइल्ड है वो सर्कल कब बना पाता है, ठीक है, 2 ईयर की एज पे, 1.5 ईयर, 4 ईयर या फिर 3 ईयर्स। सो एक चाइल्ड जो है वो 3 ईयर की एज पे क्या कर सकता है, सर्कल का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। 3 ईयर सर्कल का फॉर्मेशन कर सकता है, ओके। अब इसके बाद में सेकेंड ईयर पे वो क्या कर सकता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको फॉर्मेट कर सकता है। एंड 2.5 ईयर पे क्या कर सकता है, वो एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर सकता है। इसके बाद में 3.5 to 4 ईयर पे वो क्या कर सकता है, प्लस का जो सिंबल है वो बना सकता है। इसके बाद में वो जो 4 ईयर की एज पे क्या कर सकता है, एक स्क्वायर बना सकता है, ठीक है। 4 ईयर से अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 3 ईयर से अपने को एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। सो जो एक चाइल्ड कैन कॉपी ए सर्कल एट 3 ईयर, जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तब वो एक राउंड सर्कल बना सकता है, उसकी कैपेबिलिटी एक राउंड सर्कल बनाने की हो सकती है। इसी के साथ ही जब बेबी 4 ईयर का हो जाएगा तब वो एक स्क्वायर को ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ वेट क्वाड्रिपल बाय, जो बर्थ वेट है उसका जब जितना वेट होता है उसका 4th टाइम वेट है वो कब तक हो जाएगा। क्वाड्रिपल मतलब 4th टाइम, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड क्वाड्रिपल। ऑप्शन है अपने पास में 5 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ और 2 ईयर्स की एज पे। सो जो अपना जो बर्थ का है जो प्रोसेस है वो जो डबल कब हो जाएगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बर्थ वेट की। जो डबल होता है, डबल हो जाएगा वो, तो सबसे पहले बर्थ वेट अपना डबल हो जाता है, वो हो जाता है 5 मंथ पे, ठीक है। 5 मंथ पे जो बर्थ वेट अपना डबल हो जाता है। नेक्स्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले ट्रिपल, तो 12 मंथ के ऊपर जो है वो बर्थ वेट जो है वो क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। इसके अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बर्थ वेट क्वाड्रिपल बाय। सो 2 ईयर की एज पे जब बेबी जाएगा तब तक उसका वेट जो है वो उससे 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा के अंदर क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर हमें पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हाइट का, इससे जो ये तो हो गया अपना बर्थ वेट का। अब अगर एग्जाम के अंदर हाइट भी पूछते ही हैं हाइट भी, ठीक है। तो हाइट का जो है वो डबल कब होती है, ट्रिपल कब होती है। सो हाइट है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हाइट है वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये डबल कब हो जाएगी, डबल हो जाएगी ये 4 ईयर के ऊपर, ठीक है। और अगर आपको रेंज दे दे तो 3 to 4 ईयर के ऊपर। अब ये ट्रिपल कब होती है, हाइट जो ट्रिपल होती है वो होती है 13 ईयर पर, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी होते हैं, ओके। जो बर्थ एंड हाइट्स के ऊपर से क्वेश्चन हमें जो पुट ऑन होते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ नियोनेट डबल्स बाई, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि नियोनेट की हाइट है वो डबल कब हो जाती है, हाइट ऑफ नियोनेट डबल बाई 4 ईयर, ठीक है। 4 ईयर की एज पे जो है वो नियोनेट की हाइट है वो डबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील टेकिंग ए टेम्परेचर फ्रॉम द रेक्टल रूट, ठीक है। रेक्टल रूट से क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को असेस कर रहे हैं इन ए चिल्ड्रन, ठीक है। एक बच्चे के अंदर थर्मोमीटर शुड बी इंसर्टेड। अब उस बेबी के अंदर जो रेक्टल थर्मोमीटर अपन कितना इंसर्ट करेंगे, ओके। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है 1.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच या फिर 0.5 इंच। सो जब भी कोई चिल्ड्रन हो और उसके अंदर हमें रेक्टल टेम्परेचर लेना है तो इसके अंदर रेक्टल टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर को कितना इंसर्ट करना है, ऑप्शन नंबर 3 1 इंच तक, ठीक है। अगर यहाँ पे इंच नहीं देता, सेंटीमीटर देते हैं तो कितना आ जाता है 2.5 सेंटीमीटर तक जो है अपन को क्या करना है, रेक्टल थर्मोमीटर को जो यहाँ पे इंसर्ट करना होता है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एडल्ट में कितना करना होता है। एडल्ट में कितना करना होता है 1 to 1.5 इंच तक जो है वो एडल्ट में इंसर्ट करना होता है। इसके बाद में चाइल्ड, जो चाइल्ड के अंदर तो 1 इंच। अब आता है सबसे लास्ट में क्या है, इन्फेंट। इन्फेंट का एग्जाम के अंदर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इन्फेंट के अंदर कितना करते हैं अपन 0.5 to 1 इंच तक, ठीक है। 0.5 to 1 इंच ये जो रेंज है इसी रेंज के अंदर अपन रखते हैं, कभी भी 1 इंच से ज़्यादा इंसर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है अभी कि अब ये जो रेक्टल थर्मोमीटर अपन इंसर्ट करते हैं तो इसकी जो करेक्ट पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। सो करेक्ट जो पोजीशन होनी चाहिए वो होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन,
ठीक है, जब भी अपन ये सब इंसर्ट करते हैं तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो अपन पेशेंट को यूज में लेते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, रेक्टल रूट किस प्रकार का रूट है, इससे भी एग्जाम में आता है। सो रेक्टल रूट जो है वो मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, रेक्टल रूट जो मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर बात कर लेते हैं अपन सेंटीग्रेड को अपन कैसे मेजर करते हैं। सेंटीग्रेड को अपन निकालना है, ठीक है, फ़ारेनहाइट से। तो अपन क्या, उसका क्या फॉर्मूला होता है, F-32 इंटू 5/9। अब अगर फ़ारेनहाइट का हमें पूछ ले कि आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट निकालना है, सो इसका फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू C+32। सो ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, और ये फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम्स एग्जाम के अंदर एक बार रेंज दी गई थी, लाइक आपको 37 डिग्री, लाइक 39 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको अपने को फ़ारेनहाइट में निकालना है, ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो अपन क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए ये जो वाला फॉर्मूला लगा के अपन जो है वो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ग्रोथ चार्ट इज आल्सो नोन एज, ग्रोथ चार्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ग्रोथ चार्ट अपन किसको बोलते हैं, न्यू बेलार्ड स्केल, रोड टू हेल्थ चार्ट, अपगार स्कोर, या फिर GCS स्कोर। सो ग्रोथ चार्ट इज आल्सो नोन एज रोड टू हेल्थ चार्ट। ओके, ग्रोथ चार्ट का दूसरा नाम क्या है, रोड टू हेल्थ चार्ट। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, बेलार्ड स्केल। ठीक है, बेलार्ड स्केल अपन क्या करते हैं, गेस्टेशनल एज को डिटरमाइन करने के लिए अपन एक स्केल यूज करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेलार्ड स्केल। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गेस्टेशनल एज, गेस्टेशनल एज डिटरमाइन। ठीक है, गेस्टेशनल एज को डिटरमाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेलार्ड स्केल का अपन जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अभी अपन बात कर लेते हैं अपगार स्कोर की। अपगार स्कोर के अंदर क्या करते हैं, अपगार स्कोर के अंदर अपन आफ्टर बर्थ अपन बेबी का स्कोर असेस करते हैं, इसको अपन बोलते हैं अपगार स्कोर। अपगार स्कोर के अंदर क्या करते हैं अपन, सबसे पहले बेबी का जो है अपीयरेंस वो अपन असेस करते हैं। इसके बाद में पल्स रेट जो है अपन असेस करते हैं, पल्स या फिर हार्ट रेट। इसके बाद में ग्रीमेस, ग्रीमेस बोल दो या फिर रिफ्लेक्सेस। इसके बाद में फोर्थ वन रेस्पिरेटरी स्टेटस। इसके बाद में एक्टिविटी एंड मसल टोन, एक्टिविटी एंड मसल टोन कैसी है बेबी की। ये सब 5 पैरामीटर क्या है अपगार स्कोर के अंदर अपन रखते हैं, इनको अपन शॉर्ट में क्या बोला है, अपगार। ओके, यहाँ पे रेस्पिरेटरी स्टेटस है, आप ध्यान रखना, मैं बार बार आपको जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है मैं आपको इसको सोल्व कराता हूँ, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी स्टेटस पे मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या देता है, रेस्पिरेटरी रेट आपको लिख के देता है, फिर आपको पूछता है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है, तो रेस्पिरेटरी रेट वाला पैरामीटर यहाँ पे कभी नहीं होता है। रेस्पिरेटरी स्टेटस देखते हैं कि जो बेबी है वो कैसा शेलो ब्रीथिंग कर रहा है या डीप ब्रीथिंग कर रहा है, क्राई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये सभी चीज़ अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी स्टेटस के अंदर अपन पता लगाते हैं। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर ऑफ GCS, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर ऑफ ग्लास्को कोमा स्केल कितना होता है, अभी अपन ने डिस्कस किया ही था पीछे वाले क्वेश्चंस में। सो ये 3 to 15 जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर होता है ग्लास्को कोमा स्केल के लिए। ठीक है, सो आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। ओके, अपन ने कुछ 10 to 12 क्वेश्चंस को सोल्व किया है, इसके साथ में इनकी अपन ने थियरी भी डिस्कस की है। ओके, सो क्लास काफ़ी अच्छी रही है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपन ने सोल्व किए हैं। अगर इन क्लास से रिगार्डिंग आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करो कि आप क्लास कैसी लगी, और साथ साथ में हमारे चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेली बेसिस पे हम यहाँ पे MCQ सेशन लेके आए हैं, जो आपका एग्जाम हम जैसे आपके राजस्थान CHO हो गया, और भी अदर स्टेट CHO, RML, PGIMR, ठीक है, जिपमेर, इन सब ये जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं ना, ये टॉपिक्स इन सभी में काम आते हैं। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीवियर ब्लड लॉस रिजल्ट्स इन। ठीक है, एक्सीडेंट की कंडीशन में सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है यहाँ पे पेशेंट को। सो ये किसको रिजल्ट करेगा, ठीक है, आगे जाके ये क्या कोज करेगा, ठीक है, ज़्यादा ब्लड लॉस होने से पेशेंट के अंदर क्या रिस्क डेवलप हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया, शोक, एनाफाइलेक्सिस या फिर सेप्सिस। जब भी कभी एक्सीडेंट होता है, सीवियर ब्लड लॉस होता है, सो इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो शोक में चला जाता है। शोक मीन्स हाइपो परफ्यूजन ऑफ टिश्यू। ठीक है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, शोक। और जब भी सीवियर ब्लड लॉस होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक शोक। हाइपोवोलेमिक शोक, ठीक है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक शोक। हाइपोवोलेमिक शोक में क्या होता है कि जब भी ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस होता है तो इसे अपन बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शोक। और भी कई प्रकार के शोक होते हैं, जैसे न्यूरोजेनिक शोक, सेप्टिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक, डिस्ट्रीब्यूटिव शोक। ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ शोक है। न्यूरोजेनिक शोक में मतलब जो उसमें नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो रुक जाना, ठीक है, किसी न किसी वजह से, उसको अपन जब शोक अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। सेप्टिक शोक मतलब इन्फेक्शन से शोक की कंडीशन अराइज हुई है। कार्डियोजेनिक शोक, कार्डिक प्रॉब्लम हो गई है, जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप आउट नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पा रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियोजेनिक शोक। ठीक है, सो ये कुछ प्रकार टाइप्स ऑफ शोक है जो अपन जब नेक्स्ट क्लास में टॉपिक आएगा शोक का तो अपन वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाता है। एनाफाइलेक्सिस मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। देखिए, अपने बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होना वो क्या कहलाती है, एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन। सेप्सिस का मतलब तो इन्फेक्शन होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सब सेंटर रीनेम्ड। सब सेंटर को नया नाम क्या दिया गया है, ठीक है, हेल्थ एंड साइंस सेंटर, हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर हेल्थ साइंस ट्रीटमेंट एंड पैलिएटिव केयर। ठीक है, पैलिएटिव केयर वर्ड कभी भी यहाँ पे सब सेंटर के लिए नहीं यूज में रहता है, क्योंकि पैलिएटिव केयर क्या होती है, टर्सरी लेवल की केयर होती है। ठीक है, पैलिएटिव केयर मीन्स अगर कोई पेशेंट है, लाइक कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, तो उसको अपन क्या करते हैं, पैलिएटिव केयर देते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है जब कीमोथेरेपी चलती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए जो अपन जो केयर देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पैलिएटिव केयर। तो ये तो कभी अपन सब सेंटर पे दे ही नहीं सकते। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हेल्थ एंड साइंस सेंटर, हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो है वो करेक्ट होता है, क्योंकि सब सेंटर को जो नया नाम दिया गया उसको अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको CHO जैसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है प्रीवियसली में। ठीक है, आगे भी इसकी एग्जाम के ऐसा क्वेश्चन आपके पास में बन सकता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिफोर बर्थ द एल्वियोलाई इन ए बेबीज लंग आर एक्सपांडेड एंड फिल्ड विथ। जब भी न्यूबॉर्न की जो बर्थ होती है उस बर्थ प्रोसेस से पहले जो न्यूबॉर्न की जो एल्वियोलाई होती है लंग्स में, वो किसके द्वारा फिल इन एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट रहता है, एयर, फ्लूइड, ब्लड या फिर मेकोनियम। सो जब भी अगर न्यूबॉर्न के जो डिलीवरी से पहले जो इन एल्वियोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट रहता है। फ्लूइड क्यों प्रेजेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर एल्वियोलाई मैच्यूरेशन, ठीक है, फॉर एल्वियोलाई मैच्यूरेशन या फिर लंग्स मैच्यूरेशन के लिए यहाँ पे क्या रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बेबी की एल्वियोलाइज के अंदर। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सारे जो टेस्ट है वो मलेरिया को डायग्नोसिस करने के लिए होते हैं, एक को छोड़ के। आपको एग्जाम के अंदर क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर स्पेशली ध्यान रखना है, एक्सेप्ट, नॉट, नोर, इधर। ठीक है, ये सब चीज़ों को अपने को ध्यान रखना ताकि अपने क्या क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे एग्जाम के अंदर। और ठीक है, ऑप्शंस में क्या है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट, माइक्रोस्कोप टेस्ट और या फिर हीमोग्लोबिन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है अपने को, एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्ट क्या, हीमोग्लोबिन टेस्ट जो है अपन मलेरिया को डायग्नोसिस करने के लिए नहीं यूज में लेते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसका अगर सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद में माइक्रोस की मदद से अपन क्या करते हैं, जो एजेंट को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोप, सीरोलॉजिकल टेस्ट और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट तीनों करेक्ट है। इनको अपन मलेरिया के अंदर टेस्ट में काम में लेते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन टेस्ट को अपन जो कभी भी अपन मलेरिया वाले एग्जाम टेस्ट के अंदर अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर अपन काम में नहीं लेते हैं। अलग कुछ टेस्ट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं, पर मलेरिया के अंदर अपन हीमोग्लोबिन को असेस नहीं करते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन टेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल कितना होता है? अभी अपन ने डिस्कस किया ही था पीछे वाले क्वेश्चंस में। सो ये 3 to 15 जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर होता है ग्लासगो कोमा स्केल के लिए, ठीक है। सो आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। ओके, अपन ने कुछ 10 to 12 क्वेश्चंस को सोल्व किया है, इसके साथ में इनकी अपन ने थियरी भी डिस्कस की है। ओके, सो क्लास काफ़ी अच्छी रही है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपन ने सोल्व किए हैं। अगर इन क्लास से रिगार्डिंग आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करो कि आप क्लास कैसी लगी। और साथ साथ में हमारे चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेली बेसिस पे हम यहाँ पे एमसीक्यू सेशन लेके आए हैं, जो आपका एग्जाम हम जैसे आपके राजस्थान CHO हो गया और भी अदर स्टेट CHO, RML, PGIMR, ठीक है, जिपमेर, इन सब ये जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं ना, ये टॉपिक्स इन सभी में काम आते हैं। ओके, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करें अपने एम्स 9 से प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।